हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ मंत्रा में। आज हम सभी क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि लाइट है। लाइट हिंदी में प्रकाश कहा जाता है। प्रकाश, ठीक है। हम सभी इसे कोशिश करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम किसी भी स्टूडेंट को किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में कि लाइट है क्या। लाइट हम सभी कहते हैं एक ट्रांसवर्स वेव है। क्या है? एक ट्रांसवर्स वेव है। और क्या करती है? हमेशा स्ट्रेट पाथ में ही चलती है। ठीक है। अगर हम सोचे लाइट किसी कर्व पाथ में चले तो वो नहीं चलेगी। लाइट में क्या चाहिए? बिल्कुल स्ट्रेट पाथ चाहिए। टेढ़ा से ऐसा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो चलिए इसको टेस्ट करना होगा हमें कि कोई लाइट मेरी वाकई में स्ट्रेट पाथ में ही चल रही है या नहीं। इसे चेक करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक टेढ़ा टाइप का पाइप ले लीजिए, इस टाइप का। ठीक है, इस टाइप का पाइप ले लीजिए। पाइप ले लीजिए और इस एंड पे हमने क्या किया, एक टॉर्च लगा दिया। टॉर्च से लाइट आ रहा है इसके अंदर। हम सभी देखने की कोशिश करेंगे क्या यहाँ पे लाइट दिख रहा है। तो आप सभी देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी लाइट आपको नहीं मिल रही है। वही अगर हम सभी इसी पाइप को एक सीधा पाइप लेते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से सीधा पाइप लेते हैं और इस कोने पे एक टॉर्च को जलाते हैं और यहां से लाइट निकलती है, तो ये हमें इस साइड से बाहर की ओर दिखेगी। और ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूफ करता है कि लाइट जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ में चलती है, सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है। अब हम प्रकाश के कुछ उपयोगों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज जो हम प्रकाश के बारे में जानते हैं वो क्या है? प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश के परावर्तन के बारे में। परावर्तन का मतलब क्या होता है? परावर्तन का मतलब कहीं से परिवर्तित होना। परिवर्तित होना अर्थात कहीं भी इंसान कहीं भी कोई चीज पार्टिकल टकरा करके और वापस आ रही है। ठीक है। कहीं से भी कोई पार्टिकल टकरा करके जो वापस आ रही है उसे क्या कहेंगे? हम परावर्तन कहेंगे। तो लाइट के केस में क्या होगा? अगर डिफिनेशन हमें लिखना है इंग्लिश में तो हम लिखेंगे द बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट। द बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी सरफेस। ठीक है। द बाउंसिंग बैक ऑफ, पानी अधिक हो गया है, बाउंस रही तो एक ऐसा रखा हुआ था यहाँ पे, बच्चों ने हटा दिया, कोई बात नहीं। उसमें क्या लिखेंगे? द बाउंसिंग बैक ऑफ ray of light after striking any surface is called reflection of light। क्या आता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हिंदी में से क्या कहेंगे? प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाना, वापस लौट जाना क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। ठीक है।
परावर्तन कहलाता है। ठीक है, यहां हमने जाना कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं और उसके डिफिनेशन के बारे में। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम आगे बात करेंगे। मैं शेयर कर देता हूं। जब हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रकाश के परावर्तन से जुड़ी हुई दो महत्वपूर्ण नियम हैं जो मैं यहां डिस्कस कर लेता हूं। क्या हो जाएगा? परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट और लाई ऑन द सेम प्लेन। मतलब कि क्या, जो रेखा आरोपित हो रही है और आरोपित होने के बाद परावर्तित हो रही है और उनके बीच में जो नॉर्मल है, जो अभिलंब है, वो तीनों क्या होंगी? एक ही समतल में होंगी, एक ही सतह में होंगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है? द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड normal to the point all lie on the same plane। ठीक है, सेम प्लेन। मतलब ही क्या? मतलब कि अगर मेरा हाथ एक सतह है, ठीक है, और उसमें बात कर रहे हैं, एक ये हो गया इंसिडेंट रे और मैं दूसरी बार में बात करता हूं, अगर ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे हो जाता है इस तरीके से, ठीक है, और अगर नॉर्मल हो रहा है तो ये तीनों क्या होंगी? एक ही रेखा में होंगी, एक ही समतल में होंगी। ठीक है, अगर कोई भी चेंज कर देता है दिशा, जैसे कि मान लीजिए ये मेरी तरफ हो गया, इसका दिशा क्या है? सीधा है, इसका सीधा है, परंतु इस वाली का दिशा मेरी तरफ अगर हो गया तो हम इसे नहीं कहेंगे कि ये समतल में है, एक ही समतल में है। ठीक है, एक ही समतल में होने के लिए क्या होगा? इन तीनों का रेगुलर रिफ्लेक्शन होना चाहिए। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इनरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में भी हम जानेंगे किसे कह रहे हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होना चाहिए। ये तीनों एक ही रेखा में अगर है, अगर एक ही रेखा में है ये तीनों, तो ये क्या कहलाएंगी? एक ही समतल में है, एक ही सतह में है। हिंदी में डिफिनेशन से भी क्या लिखेंगे कि आरोपित किरण, मैं लिखे दे रहा हूं, क्या हो जाएगी? आरोपित किरण, आरोपित किरण परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। अगर इसका फिगर बनाना हो हमें तो हम क्या करेंगे? इसका फिगर बना के हम सभी कैसे दिखाएंगे? देखिए क्या होगा, ये अगर हमारा सतह है, ठीक है, ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे और ये हमारा हो गया नॉर्मल, नॉर्मल, ये हमारा हो गया नॉर्मल। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। चलिए अब इनसे जुड़े हुए कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हम सभी जान लेते हैं। तो ये देखिए यहां पे जो मेरा इंसिडेंट रे है, यहां पे हम लिख देते हैं IR, इंसिडेंट रे। हिंदी में क्या कहा जाएगा इसे? आरोपित किरण। आरोपित किरण, ठीक है। आरोपित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। वही ये क्या है? प्रत्यावर्तित किरण है, रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। परावर्तित किरण कहा जाएगा इसे, परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण जो है और ये अभिलंब जो है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कोण R के रूप में जानते हैं हम सभी, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये यहां पर इसलिए बता दिया कि अब इससे जुड़े हुए दूसरा नियम जो है उसके बारे में हम सभी जानेंगे। तो परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है? पहले नियम आप सभी ने लिख लिया होगा, दूसरे नियम के बारे में चलते हैं, देखते हैं दूसरा नियम क्या कहता है। ये क्या कहता है? इससे पहले बताने के लिए कुछ भी देखिए, दूसरा नियम क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है will always equal to angle of रिफ्लेक्शन, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे? आरोपित कोण जो है, आरोपित कोण जो है वो सदैव क्या होगा? सदैव परावर्तन कोण के समान होगा, परावर्तन कोण के बराबर होगा, ठीक है, बराबर होगा, ठीक। हम सब ने क्या जाना? परावर्तन किसे कहते हैं और परावर्तन के नियम के बारे में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं सभी रिफ्लेक्शन का। हम सब ने अभी क्या जाना कि सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, परावर्तन का दूसरा नियम, ये क्या कह रहा है कि जो परावर्तन कोण होता है, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, वो हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है किसके? एंगल ऑफ इंसिडेंस के, ठीक है। आरोपित कोण के इक्वल होता है कौन? परावर्तन कोण। उससे रिलेटेड हम सभी जानते हैं, अगर कोई हमारे पास प्लेन सरफेस है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी प्लेन सरफेस है, ये पानी कुछ ज्यादा एक बोर्ड पे आ जा रहा है, हम बात करते हैं, एक प्लेन सरफेस है हमारे पास, ठीक है, इस तरह का प्लेन सरफेस है, और क्या करते हैं? यहां से हम सभी आरोपित करते हैं किरण को, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया फर्स्ट किरण, दूसरा किरण, तीसरा किरण, ठीक है। ये तीनों किरण इस बिंदु पे, जिस बिंदु पे आरोपित हो रही है, वहां पे क्या हो जाएगा? हमारा नॉर्मल हो जाएगा,
नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल बना देंगे यहाँ पे, नॉर्मल अर्थात हिंदी में अभिलंब, अभिलंब हम सभी बना देंगे, अभिलंब हम सभी यहाँ बना देंगे। तो हमने क्या पढ़ा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, वो हमेशा इक्वल होता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। मतलब हम क्या कहते हैं, अगर ये तीनों किरणें आपस में समानांतर है, ठीक है, आपस में पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, देखिए यहां से इफेक्ट हुआ, ये यहां से इफेक्ट हुआ, ये यहां से इफेक्ट हुआ। मतलब कि हम कह सकते हैं जो किरणें, आरोपित किरणें अगर आपस में समानांतर है तो परावर्तन के बाद भी ये तीनों आपस में समानांतर ही होंगी, अर्थात रिफ्लेक्शन के बाद ये किरणें एक दूसरे को आपस में कहीं पर भी नहीं काटेंगी, ठीक है। तो अगर ये किरणें आपस में किसी को नहीं काटती हैं तो क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा, प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ठीक है। ये प्रिंसिपल कहा जाता है समतल दर्पण में, ठीक है, समतल दर्पण में। तो समतल दर्पण में क्या करता है, उसमें जो किरण प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता है। अगर किरणें वास्तव में कटने से प्रतिबिंब बन रहा तो वास्तविक प्रतिबिंब हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये किरणें इन्हें अगर पीछे बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो ये आकर के इधर पीछे में एक पॉइंट पे जहां मेरा वस्तु रखा गया है वहां पे एक दूसरे को कट करती है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा। अब हम बात करेंगे पहले रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में। इस तरह का जो रिफ्लेक्शन है जो यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्यों, समतल सतह के ऊपर बना हुआ है तो क्या होगी, सतह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा हमारी किरणों के ऊपर। किरणें अगर समानांतर रूप में आ रही हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद वो समानांतर ही निकल जाएंगी। अब क्या हो, अगर हमारा पास कोई सरफेस जो है वो पहाड़ी हो, ठीक है, इस टाइप का हो, इस टाइप का हो तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर हमारा किरण आरोपित हमारी किरण हो रही है इस तरीके से यहाँ पे, तो ये हो सकता है कि इस तरफ निकल जाए, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ हो रही है तो ये हो सकता है यहाँ निकल जाए, ये यहाँ हो रही है तो हो सकता है कि ये ऐसे निकल जाए, ठीक है। तो अगर ऐसा केस हो जिसमें सरफेस जो सतह जो हो वो क्या हो, वो प्लेन नहीं हो, स्मूथ नहीं हो, तो हम क्या कहेंगे कि इस प्रकार का जो रिफ्लेक्शन है वो क्या कहलाएगा, वो इररेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इररेगुलर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें किरणें एक दूसरे को कहीं पे भी नहीं काट रही थी, लेकिन इसमें किरणें एक दूसरे को काट सकती है, ठीक है, कहीं पे भी कट कर सकती है। दूसरा चीज क्या है, ये जो क्या था परावर्तन नियम को फॉलो कर रहा था, लेकिन ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, देखिए अगर ये तीनों पैरेलल है भी किरणें तो भी ये दोनों एक दूसरे को आपस में कट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि सतह जो है वो कहीं पर भी समान नहीं है, ठीक है। अब हम सही बात करेंगे समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है कैसे, ये तो हमने बता दिया, लेकिन प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में हम सभी जानेंगे। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, ठीक है। अगर समतल दर्पण के केस में हम बात कर रहे हैं, हालांकि हमें कक्षा 10 में समतल दर्पण के बारे में नहीं जानना है, लेकिन जानकारी सदैव फायदा ही करती है, ठीक है। अगर कोई समतल दर्पण है तो आप सभी लिख लेंगे, समतल दर्पण अगर है उसमें प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब का सबसे पहला शर्त होता है इमेज साइज जो है और ऑब्जेक्ट साइज है वो दोनों क्या होता है, सेम होता है, सेम इमेज एंड ऑब्जेक्ट साइज। मतलब हिंदी में वस्तु और प्रतिबिंब का आकार समान होता है, वस्तु और प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, समान होता है, समान होता है, ठीक है। उस तरीके से दूसरा बात करते हैं दूसरे नियम का। दूसरा नियम क्या कह रहा है, जो प्रतिबिंब की दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी को हम सभी जनरली बी से डिनोट करते हैं, वो हमेशा बराबर होती है किसके, वस्तु दूरी के, वस्तु दूरी, जिससे कि स्मॉल यू से दिखाया जाता है, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे हम सभी,
इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब कि क्या, अगर प्रश्न हमसे पूछा जाता है कि कोई भी एक वस्तु है जो समतल दर्पण के 10 मीटर दूरी पर रखी गई है, तो उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है उस प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी कितनी होगी। तो क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब कि अगर वस्तु 10 मीटर की दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब भी क्या होगा, जो दर्पण है उसको 10 मीटर पीछे बनेगा। तो वस्तु से प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 10 मीटर प्लस 10 मीटर बराबर 20 मीटर। ठीक है। उस तरह से इसके तीसरे नियम के बारे में बात करते हैं। जो हमारा प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा होता है, आभासी जो होगा वो हमेशा सीधा होगा, आभासी एवं सीधा। इंग्लिश में कहेंगे इसे वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है। और समतल दर्पण में आपने अधिकतर गौर किया होगा, जब हम अपना दाहिना हाथ उठाते हैं तो उसमें बायां हाथ उठता है, हम बायां हाथ उठाते हैं तो उसमें दाहिना हाथ उठता है। तो ये क्या होता है, ये क्यों होता है, इस प्रोसेस को लैटरल इन्वर्जन कहा जाता है। क्या होता है, लैटरल इन्वर्जन। तो क्या होता है, इमेज फॉर्म्ड इज laterally inverted। ठीक है। प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कैसा होगा, लैटरल इन्वर्टेड होगा। मतलब दाहिना पोर्शन जो है वो बायां दिखेगा, बायां पोर्शन जो है वो दाहिना दिखेगा। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, इन सभी को मिटा देते हैं। हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में जाना, समतल दर्पण के बारे में जाना। अब हम सभी बात करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण इंग्लिश में से कहा जाता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स। चलिए देखते हैं क्या है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। देखिए गोलीय दर्पण का नाम गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर क्यों पड़ा। ये क्या होती है, किसी भी एक गोले से कट करके बनी होती है। क्या होती है, गोले का एक भाग होती है, किसी भी गोले का भाग है, इसलिए इसका नाम गोलीय दर्पण पड़ा। इंग्लिश में क्या कहेंगे, इट इज द पार्ट ऑफ अ स्फीयर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ स्फेरिकल मिरर। ठीक है। और ये दो तरह की होती है। ये किस तरह की होती है, दो तरह की होती है। एक कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। इसे हिंदी में कहा जाता है उत्तल दर्पण और इसे हिंदी में कहते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अब देखिए इनका एक और नाम होता है जिससे आप सबों को इमेज फॉर्मेशन में काफी आसानी होगी। कॉनकेव मिरर को हम सभी कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है। उस प्रकार कॉन्वेक्स को क्या कहा जाता है, डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये बताता है। डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। इसे हिंदी में अभिसारी दर्पण कहा जाता है, अभिसारी, और इसे अपसारी कहा जाता है। ठीक है, अपसारी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, इनका नाम ये क्यों पड़ा ये बता रहा है। ये क्या करता है ना, कॉनकेव मिरर जो है ये रेस को रिफ्लेक्शन के बाद क्या करता है, कन्वर्स करने का काम करता है, एक जगह पे कन्वर्स करने का काम करता है, एक बिंदु पे अभिसरित करने का काम करता है। यही कारण है कि कॉनकेव मिरर को हम सभी कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं, अभिसारी मिरर के, अभिसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। वही कॉन्वेक्स मिरर जो है वो क्या करेगा, वो किसी भी किरणों को परावर्तन के बाद ये क्या करेगा, डाइवर्स करने का काम करता है। क्या करता है, डाइवर्स करने का काम करता है।
इसलिए इसे क्या काम करते हैं, इसका नाम हो गया डाइवर्जिंग मिरर या अपसारी मिरर। अगर हम लेंस के बारे में पढ़ते तो इनका नाम उल्टा हो जाता, वो लेंस के बारे में पढ़ेंगे तो बताएंगे। ठीक है, इनके नामों के बारे में आपने जान लिया कि ये नाम क्यों है और इनका यूज इमेज फॉर्मेशन में कैसे बनेगा वो बताएंगे। इनका नाम जरूर लिख लीजिएगा, आप लोग इमेज फॉर्मेशन में बहुत ही आसानी हो जाएगी। चलिए अब आगे देखते हैं। तो दर्पण है, दर्पण के विभिन्न भागों के बारे में, दर्पण के विभिन्न भागों के बारे में हम किसी एक के बारे में बता दे रहे हैं, दोनों में ही नाम समान ही होते हैं, तो अधिक समय व्यर्थ करके कोई फायदा नहीं है। चलिए देखते हैं। ये हमारा मान लीजिए स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। कॉन्वेक्स या कॉन्केव कुछ ही बना सकते हैं, हम यहाँ पे कॉन्केव बना रहे हैं। कॉन्केव में क्या होगा, जो ऊपरी पोर्शन है कॉन्वेक्स साइड, जो उठा हुआ भाग है उसे पेंट कर दिया जाता है, ठीक है, पेंट कर दिया गया। अब इसके मध्य भाग से होते हुए एक रेखा गुजरेगी, इसके मध्य भाग से होते हुए एक रेखा गुजरती है। इस रेखा को हम सभी प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। हिंदी में इसे प्रधान अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रधान अक्ष, या कहीं कहीं पे मुख्य अक्ष भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो मुख्य अक्ष है, ये दर्पण को जिस बिंदु पे काट रही है उस बिंदु का नाम है P। P स्टैंड्स फॉर पोल, ठीक है। P का अर्थ होता है पोल। इसे हिंदी में ध्रुव भी कहा जाता है, ध्रुव भी कहा जाता है। उसी प्रकार हमसे बात करेंगे, यहां से एक बिंदु आता है जिसे हम C कहते हैं। C क्या है, C उस गोले का केंद्र है जिस गोले का ये गोलीय दर्पण एक भाग है। C is the center of that sphere of which the spherical mirror is a part, ठीक है। C क्या है, C का नाम हम सभी कहते हैं C for center of curvature, center of curvature। हिंदी में इसे कहा जाता है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक है। वही P और C का जो दूरी है उसके आधे को हम सभी F कहते हैं, ठीक है। अब F क्या हो गया हमारा, F हो गया प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, फोकस इसे मुख्य फोकस भी कहा जाता है, मुख्य फोकस भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कुछ दूरियों की। F से लेकर के P के मध्य की दूरी, F से लेकर के P के मध्य की दूरी जो है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है FL, FL, FL जिसे पूरा पूरा क्या कहलाता है, फोकल लेंथ। FL इक्वल टू फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। हिंदी में क्या कहेंगे इसे, फोकस दूरी, फोकस दूरी। ये दर्पण के दोनों ही ओर होती है, ठीक है। इधर वाले को F और C कहते हैं, इधर वाले को F डैश और C डैश से निरूपित किया जाता है। उसी प्रकार C से लेकर के P तक के बिंदु को स्मॉल r कहा जाता है। क्यों कहा जाता है स्मॉल r, किसी भी गोले का जो केंद्र होता है उसे गोले के किसी भाग को हम सभी क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो वही ये रेडियस है। R स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हिंदी में से क्या कहा जाएगा, वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं, वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं। डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, ध्रुव से लेकर के मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज द फोकल लेंथ। उसी तरह द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष जो सॉरी ध्रुव जो है, ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र के मध्य के दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। चलिए
ये सभी हमने जान लिया। अब कुछ नियमों के बारे में बताते हैं जो कि इमेज फॉर्मेशन में हेल्पफुल होंगी। एक चीज याद रखिएगा, जो सारी दूरियां हैं वो ध्रुव से मापी जाती हैं, ध्रुव से मापी जाती हैं। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम दी पोल। चलिए अब बात करते हैं हम कुछ नियमों का जो हमारी मदद करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन में, प्रतिबिंब के बनने में। ठीक है, तो पहला नियम क्या कहता है हमारा? पहला नियम कहता है कि जो रेखा हिंदी में लिखता हूं क्योंकि दोनों को समझ में आएगा। जो रेखा क्या होगा? जो रेखा नहीं, जो किरण प्रकाश की किरण नहीं होगी, जो किरण, आप सबों को याद करवा दूंगा। ये इमेज फॉर्मेशन में इस तरह का कोई भी डाउट किसी को कभी भी नहीं रहेगा, तो ध्यान से देखेंगे। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती हो। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलती हो तो क्या होगा? परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात क्या होगा? वो फोकस से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, फोकस से होकर के गुजरेगी। एक छोटा सा इमेज बनाता हूं यहाँ पे। ये अगर हमारा दर्पण हो गया, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट अगर है और यहाँ मान लीजिए मेरा एफ है और यहाँ पे मेरा सी है, यहां से जो भी रे पैरेलल आ रही है, ठीक है, यहां से जो भी रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर के पास करेगी। ठीक है, फोकस से होकर के पास करेगी। उसी प्रकार दूसरा नियम क्या कहता है? इसके ठीक विपरीत, अगर कोई रेखा, अगर कोई किरण क्या होगा? फोकस से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है, तो परावर्तन के बाद, परावर्तन का रिफ्लेक्शन के बाद तो क्या होगी? वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ठीक है, मतलब कि क्या? अगर कोई रे ऐसे आ रही है फोकस से होकर के, तो ये सीधा फिर वापस पैरेलल निकल जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब तीसरे नियम की बात करते हैं। अगर कोई रेखा, ठीक है, अगर कोई भी किरण जो है, जो भी किरण है, वो अगर किरण जो है हमारी, वो अगर सी से होकर गुजरती है तो क्या होगा? किरण सी से होकर गुजरेगी, सी से होकर गुजरेगी तो उसी पाथ से वापस आ जाएगी। ठीक है, तो अपने पाथ में ही लौट जाएगी, अपने पथ में ही लौट जाएगी। ठीक है, अब क्या बच गया? जो किरण P से होकर गुजरेगी, जो किरण P से होकर के गुजरती है, ठीक है,
P से होकर गुजरती है तो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो क्या हो जाएगा, कोण I बराबर हो जाएगा कोण R के। अब यहाँ पे कोण I और कोण R क्या है, चलिए मान लीजिए ये हमारा दर्पण है, ये दर्पण है, ये रेखा मुख्य अक्ष निकल गई, यहां से कोई रे इंसिडेंट होता है P के ऊपर, तो ऐसे निकलेगा कि ये जो कोण है, ये जो एंगल है वो इक्वल हो जाए इस वाले एंगल के। ठीक है, तो आज के लिए अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम सभी इमेज फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। आज का सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचे। स्वस्थ रहें, सुखी रहें और परीक्षा में अच्छा परफॉर्म करें। धन्यवाद।